factors affecting equilibrium constant, ये कल हम लोग हेडिंग डाले थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसमें पहला इफेक्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें अगर हम, तो एक इक्वेशन लिख रहे हैं जिसको बोलते हैं वॉन्स ऑफ इक्वेशन। log K2 बाई K1 जो आता है वो आता है डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ये इक्वेशन आता है। इस इक्वेशन को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, log K2 माइनस log K1, ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में होता है तो log K2 माइनस K1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो log K2 माइनस log K1, K2 K1 क्या है अभी बता रहे, होने तो दो, पूरा तो होने दो। ठीक, डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें K2 और K1 की, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो K1 है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे है। ठीक है, और जो K2 है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है T2 टेम्परेचर पे। ये K1 और K2 जो हैं यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 पे। क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है तो टेम्परेचर हम पहले T1 था, बाद में बढ़ा के T2 किए, घटा के T2 किए, जो भी है XYZ। ठीक, तो ये इस इक्वेशन के अनुसार डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो, फिर इसके क्या क्या निष्कर्ष है वो हम निकालते हैं, इसके कंक्लूजन निकालते हैं। इसको लिख लेना, वॉन्स ऑफ इक्वेशन। वॉन्स ऑफ इक्वेशन, सब शिकायत करते रहे सर हमारा छूटा है, कंप्लीट करा दीजिए, और जब उनको बुलाया था ना एक्स्ट्रा तो नहीं आते हैं। तो समझ रहे हो, कंप्लीट तो करा दें लेकिन एक्स्ट्रा ना बुलाएं, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अच्छा बताओ, अगर तुम्हारा कुछ भी कंप्लीट कराना है, छूटा उठा इधर उधर का, तो एक्स्ट्रा तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? फिर कल तुम लोग सामने उसको बोले थे ना कि 10:30 बजे आना, थर्मोडाइंस पढ़ना, उसके बाद ये पढ़ना, आज नहीं आया। और उसके पिताजी फोन करके बोलते हैं कि सर उसका कंप्लीट करवा दीजिए, और बेटा का मन ही नहीं है कंप्लीट करने का। नहीं, उसका एग्जाम है मार्च में, तो उसके पिताजी बोले थे कि सर एग्जाम में मार्च में एग्जाम है उसका, सर उसका कंप्लीट करा दीजिए, इधर उधर का जो भी बचा है। देर से पढ़ने भी आया था, अभी थोड़े दिन पहले वो कोचिंग आया था, तो मुझे ठीक है एक्स्ट्रा बुला के कवर करा देंगे। अब वो एक्स्ट्रा आना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम ऐसे कैसे, तुम समझ रहे हो, घर जाके कंप्लीट करा दें, इतना तक चाहते हैं लोग। भाई नहीं आ रहा इसका तो ये मतलब हम उसके घर जाएं और उसको कंप्लीट करा दें जो भी छूटा है। एक से एक कलाकार है।
ठीक है, हटा दें। अब यहाँ डेल्टा एच क्या है, आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, हीट ऑफ रिएक्शन है, T1 टेम्परेचर है, R क्या है, वही गैस कांस्टेंट। ठीक है, चलो इसको हम हटा देते हैं। अब देखो इसमें फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, पहला कंक्लूजन लिख रहे हैं, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, बोलो। अरे तुमको इतना बढ़िया एग्जांपल दिए थे, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा एंडोथर्मिक में। ठीक है, अच्छा हम मान ले लेट T2 ग्रेटर देन T1, हम मान के चल रहे हैं हमने टेम्परेचर रिएक्शन में बढ़ाया है, पहले T1 था फिर T2 बढ़ा के किया, तो हमने मान लिया T2 बड़ा है T1 से। तो तुम बताओ T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2, ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए कि निगेटिव आनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा। अगर ये T2 बड़ा है T1 से तो ये वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो एक चीज समझो, अगर वन टॉप इक्वेशन में देखें, ये पॉजिटिव हो जाए ये भी पॉजिटिव आ जाए तो log K2 माइनस K1 पॉजिटिव आएगा, log K2 माइनस log K1 पॉजिटिव। और ऐसा तभी आ सकता है जब K2 बड़ा हो K1 से, K2 बड़ा हो K1 से। अब K2 बड़ा है K1 से, इसका मतलब है जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो लिख लो, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन on increasing temperature, on increasing temperature value of K increases, value of K increases, K की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम लिखें, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम लिखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो डेल्टा एच कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर T2 बड़ा है T1 से तो ये कैसा आना है, पॉजिटिव ही आना है। तो log K2 माइनस K1 क्या आएगा समझना, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है और ये वैल्यू निगेटिव है तो पॉजिटिव निगेटिव क्या बनेगा, निगेटिव। तो log K2 माइनस K1 क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, निगेटिव। और अगर ये निगेटिव है तो इसका मतलब होता है कि K2 से K1 बड़ा है। तो टेम्परेचर जब तुमने बढ़ाया T2 किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घट गई। ऐसा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ऑन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप लिखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वैल्यू ऑफ K डिक्रीजेस, जो K की वैल्यू है वो घटने लगेगी।
ठीक है। अब दूसरा फैक्टर पढ़ना है, हेडिंग डाल लो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। दूसरा फैक्टर है, हाँ पहली हेडिंग था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब दूसरी हेडिंग डालिए मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का अगर तरीका बदलते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखो इधर आसान सा एग्जांपल लेके चलें, अगर हम ये लिखें N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। इस रिएक्शन के लिए Kc लिखें जरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म हम लिखे ले रहे हैं, होमोजीनियस रिएक्शन है। NO की पावर क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे, डिवाइड बाई N2 की पावर 1, O2 की पावर 1, ये हो जाएगा Kc। अभी रिएक्शन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। रिवर्सिबल रिएक्शन को आप चाहो तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो NO N2 प्लस O2, हमने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसे, ठीक है, रिवर्स कर दिया। तो इसके लिए जो Kc लिखेंगे वो हम Kc डैश लिख रहे हैं। हमने इस रिप्रेजेंटेशन के लिए Kc लिखा है और इस डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए Kc डैश लिखा है। तो Kc डैश जब लिखोगे तो N2 O2 की पावर 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई NO की पावर 2। तो अब एक काम करो तुम, अगर तुम इसको Kc को 1 बाई Kc लिखो तो क्या लिखोगे, N2 को ऊपर कर लोगे, हाँ बोलो, Kc को अगर हम 1 बाई Kc कर लें तो क्या होगा, N2 और O2 ऊपर आ जाएंगे और NO स्क्वायर नीचे पहुंच जाएगा। अगर इसको तुम रिवर्स करोगे तो ये आ जाएगा। तो तुम देखो Kc डैश 1 बाई Kc के बराबर हो रहा है, देखो ना Kc डैश किसके बराबर है, 1 बाई Kc के। तो हम लिख दे रहे हैं Kc डैश जो है वो 1 बाई Kc के बराबर हो गया। तो एक चीज समझो, जैसे रिएक्शन को हमने रिवर्स किया तो जो Kc है वो 1 बाई Kc बन गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc अगर है तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1 बाई Kc हो चुका है। तो ये हमेशा होगा, किसी भी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स करेंगे तो जो Kc है वो 1 बाई Kc हो जाया करेगा। ठीक है, तो आप ये याद रखना है, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, लिख गया।
अगला फैक्टर डालो ऑन साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तीसरा फैक्टर है ऑन साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। देखो कैसे, ये रिएक्शन वही पिछली रिएक्शन लेके चल रहे हैं। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO2, जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, 2NO सॉरी। अब इसके लिए हम Kc लिख रहे हैं, तो Kc क्या लिखोगे, NO की पावर 2 डिवाइड करोगे N2 की पावर 1 O2 की पावर 1। ठीक, अब देखिए अगर हम इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पहला हम लिख रहे हैं इफ रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें पूरी रिएक्शन को, तो 2N2 लिखोगे, 2O2 लिखोगे, NO कितने बनेंगे, 4NO। इसके लिए अब हम Kc डैश लिखने जा रहे हैं इस रिएक्शन के लिए, ठीक। तो रिएक्शन के लिए Kc डैश लिखोगे तो NO की पावर कितना लिखोगे, 4, और N2 की पावर और O2 की पावर 2। कहाँ पे, हाँ यहाँ पे 2O2 रहेगा, क्योंकि पूरी रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किए ना हम, ठीक है। तो ये बन गया Kc डैश आपका नया। अब इसमें देखो, अगर हम Kc लिखें तो ये लिखें, इसमें Kc का अगर हम स्क्वायर करें, Kc स्क्वायर करें, तो आप क्या लिखोगे, NO की पावर कितना हो जाएगा, और N2 की पावर और O2 की पावर। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये और ये, मतलब Kc डैश जो है वो Kc के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं Kc डैश जो हो गया वो हो गया Kc का स्क्वायर। हमने 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये पावर में चला आया। अगर हम n से मल्टीप्लाई करें, इफ